मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे ALP CBT 2 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के बीच में सेट नंबर 21 के रूप में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को होगा 22 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग हमारी सेट नंबर 21 है और हेल्ड ऑन 22 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं जो डिस्कस करूँगा सारे क्वेश्चन वो पेपर में आए हुए कोई डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है। तो याद रखिए स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग से मिलती है, उसको बैटरी के उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए करते हैं, बैटरी का अवधि को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लियर करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बातें करना चाहते हैं बैटरी के बारे में, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका जो यूनिट होता है वह एम्पियर आवर होता है। एम्पियर आवर होता है इसका यूनिट होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ वाट आवर भी हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एम्पियर आवर में जो प्रतिशत होता है वह 90 से 95% होता है। वही वाट आवर में जो होता है वह 85 से 90 होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्र ट्रैफिक ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग संशोधन बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ बोल रहा पूर्ण तरंग, आई थिंक आप लोग देखिए फुल वेव के बारे में बोल रहा, फुल वेव के लिए ऑलमोस्टली मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ। डायोड के बारे में पढ़े होंगे, एक होता है फुल वेव डायोड, एक होता है आप लोग का हाफ वेव, एक होता है ब्रिज के बारे में। ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं हाफ के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बातें करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिए इसमें एक का नीड होता है, कितना होता है? एक होता है। वही फुल वेव रेक्टिफायर की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली फिर इसमें दो होता है, एक होता है ब्रिज के लिए बातें करना चाहते हैं तो ये 4 होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो ऑलमोस्टली इसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो 2 करेंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग चल जाएंगे। क्लियर है, चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें इसका एक होता है रिपल फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हमेशा याद रखिए इसका जो रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है वह 0.82 होता है, 0.82 होता है। इसका एफिशिएंसी जो होता है वह 81.2 होता है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डायोड आ गया। डायोड का क्वेश्चन आप लोग का पेपर में हमेशा पूछे। देखिए डायोड का सबसे पहले सिंबल इस टाइप से होता है, आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। ये होता है डायोड का, जिसमें देखिए ये आप लोग का जो होता है वह एनोड होता है और इधर जो जाता है वह कैथोड होता है। क्लियर है, एनोड जो होता है वह पॉजिटिव होता है, वही कैथोड होता है वो आप लोग का नेगेटिव होता है। अब देखिए ये जो तीर के जो दिशा जा रहा है, यानी कि आप लोग देख रहे हैं जो तीर का जो निशान है ये किसको शो करता है? तो ये धारा की दिशा को शो करता है। ये भी क्वेश्चन आता है तीर की दिशा किसको शो करता है? ये धारा को। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो इसमें 2 टर्मिनल होता है और एक जंक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा प्रतिरोध को विनियमित करने के लिए हम लोग नमक और पानी डालते हैं। क्या बनाते हैं? नमक और पानी डाल के करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग नमक और कोयला भी डालकर करते हैं। क्लियर है, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इसके साथ साथ रखना इस पाइप को जमीन के अंदर, ये क्वेश्चन पूछता है इस पाइप को जमीन के अंदर 4.75 यानी 4.75 मीटर गहराई तक डालते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है गहराई का। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोग में आमतौर पे किस धातु का प्रयोग नहीं किया था? देखिए फ्रेंड इस पे क्वेश्चन मिस्टेक कर रही है। सोल्डरिंग अनुप्रयोग के किस धातु का आमतौर पर प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे देखिए नहीं बोल रहा। तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं सोल्डरिंग, सबसे पहले सोल्डरिंग में हम लोग सीसा और टीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि सोल्डरिंग के लिए PB+ SN का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो इसके अलावा जो चीज़ें आप लोग उसको कैंसिल कर दें। देखिए लीड, तो ऑलमोस्टली लीड का प्रयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का नहीं करते, अमोनियम क्लोराइड का भी नहीं करते, बोरेक्स का भी नहीं करते हैं, तो बोला नहीं किया जा सकता है। तो ऑलमोस्टली इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था किया जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा नहीं, तो ये थोड़ा मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा लीड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लीड होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो याद रखिएगा सोल्डरिंग के लिए हम लोग लीड का प्रयोग करते हैं। ऑलमोस्टली जो सोल्डर जो होता है वह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्लियर है,
चलिए याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त लग के प्रकार की पहचान करें। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन के लिए किसी एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए बाई मेटेलिक केबल लग लगाते हैं। और मोस्टली इसका राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लग को केबल शू भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, लग को हम लोग क्या बोलते हैं, केबल शू कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी ऑनेस्टली से याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहला बुरा, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग, अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखना, लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रण का उपयोग, बड़े आकार की अर्थ प्लेट्स का उपयोग। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े आकार का प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। साथ में लकड़ी का कोयला या नमक का मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं। अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखना चाहिए, ऑलमोस्टली होगा, लेकिन छोटे आकार का प्लेट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे बड़े आकार का प्लेट करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पे छोटे आकार का प्लेट के लिए कर रहे हैं, तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए का आंसर कीजिएगा। क्लियर है। यानी कि छोटे आकार का हम लोग प्रतिरोध का प्रयोग, प्लेट्स का प्रयोग नहीं करते, इसमें हमेशा बड़े आकार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए दिए गए विकल्पों में से चित्र में से दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें। ऑलमोस्टली देख सकते हैं हम लोग चित्र में क्या दिया है। तो देखिए ये आप लोग को दिया है, सबसे पहले याद रखिए ये जो आप लोग को दिया है, इस टाइप से आप लोग को मैं कल वीडियो में आता हूँ तो चारों को मैं बता दूंगा। ये जो आप लोग को लिखा है रेट जेल ज्वाइंट है, क्या ये रेंट जेल है, तो ऑप्शन नंबर की जगह तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। यहाँ ये आप लोग को बोलते हैं रेंट जेल, सॉरी इसके बारे में अभी मेरे कंपास कंटेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव का अनुपात क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले फोकस कीजिएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो घुमाव का जो अनुपात होता है वह 1:1 होता है। क्या होता है, 1:1 होता है। आइसो यानी होता है इक्वल और लोशन यानी घुमाव होता है। क्लियर है। तो 1:1 कर दीजिए। क्लियर है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक में टनों का मान एक समान होता है, यानी दोनों में जो टनों का जो समान मान होता है एक जैसा होता है। इसका प्रयोग परिपथ के बीच इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रदान के लिए करते हैं। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए फ्रेंड, इसके द्वारा डीसी वोल्टेज का स्थानांतरण नहीं करते। एक क्वेश्चन पूछता था, तो याद रखिए इसके द्वारा डीसी वोल्टेज का स्थानांतरण नहीं करते हैं। क्लियर है। चलिए और इस उपकरण को दोषपूर्ण घटकों या बिजली को उतार चढ़ाव से बचाया जा सकता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए दी गई आकृति में प्रतीक दर्शाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखिए ये अगर इस टाइप से तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए ये M4 क्या होता है, मोटर होता है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग M4 तो मोटर जानेंगे, लेकिन देखिए ये आप लोग इस टाइप से कर रहा है, तो ऑलमोस्टली जब भी ये आप लोग का सीधी रेखा में जा रहा तो आप लोग समझ जाएंगे डीसी है। अगर इस टाइप से अगर रहता ना तो उसको बोलते AC, लेकिन आप लोग देखिए स्ट्रेट जा रहा तो बोलेंगे डीसी मोटर को व्यक्त कर रहा। तो देखिए ये जो राइट आंसर होगा डीसी मोटर को व्यक्त करेगा, यानी ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिए डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन पूछता है डीसी मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका जो रेटिंग ज्ञात करते हैं वह HP में रेटिंग ज्ञात करते हैं। किस में ज्ञात करते हैं, HP में ज्ञात करते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछता है डीसी मोटर के रेटिंग किस में ज्ञात करते हैं, तो HP में ज्ञात करते हैं। क्लियर है। हॉर्स पावर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि के लिए किस प्रकार के रिले की प्राथमिकता दी जाती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग रिले के बारे में पढ़े होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि के लिए प्रतिघात प्रकार के रिले का वैल्यू होता है, प्रतिघात प्रकार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो प्रतिघात प्रकार, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं इसके बारे में पूरे के पूरे डिस्कस करता हूँ 1 मिनट। तो बिल्कुल फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो गया था, प्रतिघात प्रकार की रिले। चलिए रिले के बारे में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूं। देखिए आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले रिले, तो देखिए रिले से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिले ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं तीनों का एक बार में बता देता हूँ, आप लोग भूल मत जाएगा। पहला होता है एम्पिडेंस के लिए, अरे भाई हो जाना ये आवाज़ आ रहा क्या, ये एक मिनट मेरा माइक ख़राब हो गया ये।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए रिले के बारे में बता रहा हूँ, RELAY। आप लोग रिले करके इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्लियर। तीनों क्वेश्चन पूछता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखना चाहेंगे इम्पीडेंस के बारे में। देखिए एक होता है इम्पीडेंस के बारे में, IMPDNC, इम्पीडेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रिएक्टेंस, REACTANC, रिएक्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। एंड थर्ड ये आप लोग का होता है एडमिटेंस के बारे में, ADMITNC, एडमिटेंस के बारे में। तो मोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोग को जो भी पढ़े उसको रिकॉल करवाना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बातें करना चाहते हैं इम्पीडेंस रिले के बारे में। और मोस्टली इसमें जो होता है इसमें मीडियम ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखें इसमें मीडियम ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं। वही रिएक्टेंट में हम लोग शॉर्ट के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शॉर्ट के लिए, SHORT, शॉर्ट के लिए करते हैं। वही एडमिटेंस रिले में हम लोग प्रयोग करते हैं लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग किस रिले में करते हैं, ऑलमोस्टली मीडियम। तो देखिए मीडियम के लिए कहाँ पे करते हैं, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं इम्पीडेंस में करते हैं। वही शॉर्ट के लिए करते हैं कहाँ पे, रिएक्टेंस में करते हैं। वही लॉन्ग के लिए कहाँ करते हैं, एडमिटेंस के लिए करते हैं। और अभी आप लोग क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा था शॉर्ट टर्मिनेंस के लिए, तो ऑलमोस्टली शॉर्ट के लिए कहाँ करेंगे, तो रिएक्टेंस में करेंगे। देखिए ये तीनों चीज़ के लिए आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। काफ़ी अच्छा चीज़ मैं बता दी हूँ। और लॉन्ग के लिए बोलता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेहो के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए मैं लॉन्ग वाले को ही लिख दिया हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए बोले तो मेहो बोलते हैं, यानी MHO का प्रयोग करते हैं। ये सारे चीज़ों को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर है। जो मैं बताऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, क्लियर है। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फिर देखिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को बोलता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑलमोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देखिए लॉन्ग। तो लॉन्ग के लिए हम लोग हमेशा MHO का प्रयोग करेंगे, MHO का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को याद हो रहा होगा। उसी पर बातें करना चाहते हैं मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो मीडियम के लिए मैं क्या बताया था आप लोगों को, तो मीडियम के लिए इम्पीडेंस का प्रयोग करेंगे। क्या वो लिखिएगा, इम्पीडेंस का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। और उसी प्रकार एक होता है आप लोग का, एक होता है मीडियम होता है, एक आप लोग का होता है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग हो गया मीडियम हो गया, और एक होता है शॉर्ट के लिए। तो ऑलमोस्टली शॉर्ट का क्वेश्चन पूछ दिया था, तो शॉर्ट के लिए हम लोग किसका लिखेंगे, तो शॉर्ट के लिए हम लिखते हैं, आप लोग शॉर्ट के लिए रिएक्टेंस का लिखते हैं, REACTANC, क्लियर है। और इसके साथ साथ लॉन्ग के लिए हम लोग एडमिटेंस को भी बोलते हैं, यानी MHO को ही बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं। ये सारे चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा मीटर DC सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देखिए DC मशीन पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स देखिए मरकरी मोटर मीटर, तो ऑलमोस्टली मोटर है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। बात करें कम्यूटेटेड मोटर, तो ऑलरेडी ये होता ही है। बात करना चाहते हैं तीसरा इंडक्शन मोटर, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े इंडक्शन मोटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ऑलवेज टाइम हम लोग AC में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, AC में। और आपका एक क्वेश्चन DC पूछा, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर C को क्लियर करेंगे, यानी कि इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग DC सर्किट में नहीं करते हैं, और वोल्ट मीटर का ऑलरेडी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 150 वाट लोड को संचालित करते समय 150 एम्पियर आवर 12 वोल्ट बैटरी में संयोजित UPS का पूर्ति करने का समय क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को जो भी बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए फोकस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग का इस साल भी पेपर में पूछा जाएगा। तो मोस्टली आप लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग को बैटरी द्वारा आपूर्ति की ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आपूर्ति के लिए ऊर्जा निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो वोल्टेज है उसको एम्पियर आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज कितना लिख रहा था, तो 150 लिख रहा था। तो 100 यहाँ पे हम लोग वोल्टेज करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे वोल्टेज कितना 12 वोल्ट था ना, ये तो 12 वोल्ट था। और एम्पियर आवर अगर देखते हैं तो 150 था, एम्पियर आवर था। तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 1800 वाट आवर आ गया, क्लियर है। अब बैकअप समय पूछ रहा था, तो हम लोग पूछ रहे बैकअप समय, तो ऑलमोस्टली बैकअप समय के लिए क्या करिए, कुल वाट, यानी कि हम लोग देखें 1800 आया। 1800 को आप लोग किससे डिवाइड कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली आप लोग को वाट कितना दिया था, शक्ति वाट 150 दिया था। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग 12 आवर को प्राप्त करेंगे। तो फाइनली तभी यू हैव टू गॉट 12 आवर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आप लोग का 12 आवर होगा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उसके टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उसके टर्मिनल जो होते हैं वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम लोग D को क्लिक करेंगे, यानी इसका विद्युत भार के साथ इसका वोल्टेज क्या होता है, बदल जाता है, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ याद रखें इसमें श्रेणी वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी जुड़ी होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का आता है श्रेणी वाइंडिंग के साथ साथ, एक होता
होता है समांतर वाइंडिंग। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग होपफुली काफ़ी जगह पे पढ़े भी होंगे। देखिए एक होता है श्रेणी वाइंडिंग। ऑलमोस्टली मैं श्रेणी वाइंडिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए श्रेणी वाइंडिंग ऑलमोस्टली फ्रेंड याद रखिएगा, श्रेणी वाइंडिंग में कम टर्न के मोटे तार होते हैं, यानी कि इसमें कम टर्न होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, तो कलर को चेंज करते हैं ताकि आप लोग कभी भूलेगा नहीं। इसमें याद रखें कम टर्न, यानी कि इसमें याद रखें कम टर्न के, इसमें कम टर्न के मोटे तार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है श्रेणी में कैसा तार होता है, तो हमेशा याद रखें कम टर्न के मोटे तार होते हैं। क्लियर है? यानी कि आप लोग देख सकते हैं, इसको अगर हम बनाएंगे तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। ये हो गया, यानी कि श्रेणी में हमेशा याद रखिएगा मोटे तार होते हैं, कम टर्न के मोटे तार होते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं। एक होता है समांतर वाइंडिंग के लिए। तो देखिए समांतर बोलिए तो समांतर वाइंडिंग यानी पैरेलल के लिए बातें करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए अधिक टर्न होते हैं, उसमें कम टर्न था तो इसमें अधिक टर्न होंगे। इस टाइप से आपका ये चलेगा, लेकिन ये पतला तार होगा यानी अधिक टर्न। देखिए इसमें आप लोग याद रखें, इसमें अधिक टर्न होता है, अधिक टर्न कर दिए, लेकिन ये पतला तार होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? तो देखिए इसको ट्रिक से आप लोग को याद करने पर देखिए, ये आप भी बताइए ये क्या है, ज़्यादा लंबा जा रहा ना, तो ये अधिक है। तो देखिए अधिक जिसमें टर्न रहेगा, आप लोग लिखे समांतर, तो ऑलमोस्टली देखिए समांतर अगर लिखते हैं क्या बड़ा शब्द लिख रहा, तो याद रखिएगा अधिक जिसमें टर्न रहेगा, ऑलमोस्टली जो अधिक रहता है वो क्या होता है, पतला होता है। तो आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो समांतर में क्या होता है, अधिक टर्न रहता है, और ये क्या होता है, पतला होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा श्रेणी वाइंडिंग में कम टर्न के मोटे तार होते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ सब आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इधर या उधर कोई भी प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे होंगे, और सारे को मैं एक जगह पे, सारे नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा कर दे रहा हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी ऊर्जावान बना रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्तक यानी किसी अल्टरनेटर के अति उत्तेजित ओवर एक्सीटेटेड होने की घटना क्या कहती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए कभी भी कोई अल्टरनेटर ज़्यादा अगर ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, तो ओवर हो गए यानी फ्रेंड्स आप लोग क्या ओवर हो रहे हैं, तो ऑलमोस्टली जब भी ओवर होगा तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, लैग करते हैं। क्या करते हैं? लैगिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लैगिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, पश्चगामी शक्ति गुणक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा किसी अल्टरनेटर की अति उत्तेजित होने पर घटना क्या होती है, तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें दो चीज़ कंडीशन आता है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ फोकस कीजिए, मैं सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ। सबसे पहले एक होता है अति उत्तेजित। देखिए अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेड रहता है, तो फ्रेंड्स ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, लैगिंग होता है। क्या होता है ये? लैगिंग होता है, LAGING। ठीक है? एक होता है आप लोग का ओवर हो गया, एक होता अंडर। देखिए अंडर अगर एक्साइटेड रहेगा या अंडर उत्तेजित रहेगा, तो इसमें फ्रेंड्स याद रखिए लीडिंग करता है। ये क्या करता है? ये लीडिंग करता है। क्लियर है? वही एक होता आप लोग का सिंपल में यानी कुछ नहीं रहेगा, तो आप लोग का यूनिटी होता है। क्लियर है? चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिए बातें करना चाहते हैं अल्टरनेटर का। ऑलमोस्टली फ्रेंड एक प्रकार के जनरेटर के रूप में होते हैं, और जनरेटर क्या करता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अब इसका जो गति होता है यानी इसका गति निकालते हैं, NS का फार्मूला में निकालते हैं, तो 120 फ्रीक्वेंसी बाय पी करते हैं। क्लियर है? ऑलमोस्टली आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसका रेटिंग के बारे में, तो हमेशा याद रखिए इसका जो रेटिंग होता है जस्ट लाइक KVA होता है, यानी कि KVA में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है। इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग MVA में भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? MVA में भी निकालते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब बातें करना चाहते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे ये फैराडे के, देखिए फैराडे यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए क्वेश्चन एक धमाका, देखिए हम कितना सारे बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी प्रिपरेशन के लिए। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए किसी एल्काइल स्रोत यानी किसी क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर नियत धारा अनावेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर का नियत धारा का आवश्यकता होती है। तो एम्पियर आवर की क्षमता की गणना करें। ऑलमोस्टली सबसे इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पेपर में आता है इससे। सबसे पहले हम लोग देखिए आप लोग एम्पियर आवर की दक्षता बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला होता है TD। देखिए मैं लिख देता हूँ, TD गुना TD होता है, TD गुना TD होता है, सॉरी ID होता है। यहाँ पे ID लिखेंगे। देखिए यहाँ पे करंट को देखिए ID यानी कि ID को हम लोग गुना करेंगे TD से, ये आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे IC गुना क्या करेंगे TC करेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब आप लोग गुना कीजिए तो TD, तो ऑलमोस्टली TD का वैल्यू देख रहे हैं यानी कि कितना था, 4 एम्पियर था, यानी करंट 4 एम्पियर था। और इसमें TD, तो TD का वैल्यू आप लोग देख रहे थे 12 था, तो 12 लिख दें। फिर IC का वैल्यू आप लोग के सामने कितना लिख रहा था, ये 3, तो 3 को 20 से गुना कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए,
तो 20 का पाला में 100 आता है 5 बार में, 5 का पाला में 12 4 बार में, तो 5 चौक 20 चौक 80 आता है। ऑलमोस्टली सॉल्व किया तो 80% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 80% ऑप्शन नंबर डी में भी दिया था। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित चिन्ह की पहचान करना, यानी कि आप लोग को जो चित्र दे रहा है उसमें आप लोग को बताना है कौन सा चित्र दिया है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सिखाने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग को सारे को एक बुम बुम कर दूँ आप लोग को। देखिए सबसे पहले बैटरी की बातें करना चाहते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग बैटरी को बना लो। इस टाइप से आप लोग क्यों, देखिए इस टाइप से आप लोग करते होंगे, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से, ज़्यादा लंबा कर दिए, देखिए इस टाइप से आप लोग फिर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग छोड़े तो इस टाइप से फिर से ही कर सकते हैं। क्लियर, ये आप लोग का बैटरी होता है। और फाइनली तभी हम लोग क्या करें, इसको इस टाइप से करें, ये बैटरी का होता है। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। ये हो गया। बातें करना चाहते हैं कैपेसिटर का, और मोस्टली फिर कैपेसिटर का हम लोग इस टाइप से कैपेसिटर को बनाते हैं। क्लियर है। चलिए अब एक होता है आप लोग का पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पोलराइज्ड कैपेसिटर को हम इस टाइप से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल देते हैं, अब यहाँ पे इस टाइप से करके यहाँ पे ये कर देते हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप लोग को जो दिया है आप लोग का पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ऑलमोस्टली रेजिस्टेंस का आप लोग बनाए होंगे, तो देखिए रेजिस्टेंस का हम इस टाइप से बनाते हैं। क्लियर है। तो मैं तीनों चीज़ को बता दिया हूँ। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बातें करना चाहते हैं ध्रुवीय संधारित्र का, यानी पोलराइज्ड कैपेसिटर का। तो ऐसे संधारित्र जिसके इलेक्ट्रोड में धनात्मक व ऋणात्मक ध्रुवता होती है उसे बोलते हैं हम लोग ध्रुवता संधारित्र। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स किसकी बनी होती है। और मोस्टली फिर नाम में ही काफ़ी है। देखिए निकेल आयरन सेल की बात करें तो देखिए इस टाइप्स का सेल वगैरह आता है ना, तो उसका नाम में ही आंसर छिपा होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं निकेल आयरन के बारे में हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए निकेल, तो निकेल है तो सबसे पहले निकेल करेंगे, निकेल हाइड्रोक्साइड बोलते बना होता है, ये तो निकेल हाइड्रोक्साइड का बनता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। तो याद रखिएगा निकेल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट निकेल हाइड्रोक्साइड से बनी होती है, और इसका ऋणात्मक सेल जो होता है वह प्लेट आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्वेश्चन आता है निकेल हाइड्रोक्साइड में किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे KOH का यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसका वोल्टेज पूछता है कितना होता है, 1.4 वोल्ट होता है। क्लियर है। चलिए और याद रखें एम्पियर आवर की जो दक्षता होता है कितना परसेंट होता है, 80% होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। देखिए किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वाइंडिंग को बंद रखते हैं, तो देखिए इसमें याद रखिए धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा द्वितीय यानी कि देखिए करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसे क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। क्लियर है। तो याद रखिएगा करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, बंद करके रखे जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं करंट ट्रांसफार्मर का, तो सबसे पहले इसमें नाम में ही कुछ काफ़ी है। देखिए धारा ट्रांसफार्मर को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। सबसे पहले याद रखिएगा इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसका उपयोग देखिए करंट यानी होता करंट यानी सबसे पहले इसका जो प्रयोग करते हैं उच्च धारा को मापने में करते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उच्च धारा का मापन में करते हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में याद कीजिएगा ये जो आप लोग का होता है एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है। अब याद रखें इसके वाइंडिंग इसमें प्राथमिक वाइंडिंग में बहुत कम टर्म होते हैं। देखिए ऑलमोस्टली मैं एक ही जगह पे मैं पूरे का पूरा इसका कंसेप्ट को ले देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से 10 पॉइंट निकाल देता हूँ। देखिए सबसे पहले धारा ट्रांसफार्मर की बात करना चाहते हैं। ये पहला याद रखें इसमें करंट, इसमें उच्च धारा को हम लोग मापते हैं। पहला क्वेश्चन आता है उच्च धारा का माप हम लोग किससे करते हैं, तो उच्च धारा को मापते हैं हम लोग धारा ट्रांसफार्मर से। पहला क्वेश्चन ये आता है। क्लियर है। इसके साथ साथ ये जो होता है एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये भी आप लोग याद रखें, ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब याद रखें देखिए ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखें इसमें सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब याद रखिएगा करंट ट्रांसफार्मर में फेरों का जो अनुपात होता है यानी कि देखिए इसमें जो अनुपात होता है 1:5 का होता है, यानी कि अगर प्राइमरी 1 है तो सेकेंडरी क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं इसका रेटिंग का। ऑलमोस्टली इसका जो रेटिंग करते हैं VA में करते हैं, यानी वोल्ट एम्पियर में करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर ले एक ही जगह पे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हमने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। निम्नलिखित में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है। ऑलमोस्टली आप लोग को देखें क्या इंसुलेशन परीक्षक बोल रहा, तो
ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इंसुलेशन टेस्टर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का। चलिए मेगर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं जो आप लोगों के पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड आएगा पेपर में। होपफुली आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेगर के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले देखिए मेगर के बारे में 3 चीज़ बता रहा हूँ, देखिए इसी प्रकार बता देता हूँ ताकि आप लोग को एक जगह पूरे का पूरे क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें याद कीजिएगा मेगर, तो मेगर का जो होता है सबसे पहले इसमें हमेशा मेगर में सबसे पहले फ्रेंड इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा डीसी शंट में करते हैं, यानी कि डीसी जनरेटर में प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद कीजिएगा इसका जो हम लोग यूज करते हैं हाई वैल्यू के लिए करते हैं, यानी हाई रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हाई रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। इसके साथ साथ याद करिए इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं इंसुलेशन में भी करते हैं। कहाँ पर करते हैं, इंसुलेशन में करते हैं, क्लियर है। और याद रखें इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि रेटिंग होता है वह एक रेजिस्टेंस होता है वह 100 किलो ओम से भी अधिक होता है, क्लियर है। चलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसमें परमानेंट पोल मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ साथ किस मीटर का प्रयोग, इंसुलेशन। तो अभी आप लोगों को क्या बताया था, इंसुलेशन। तो ऑलमोस्टली याद रखें इंसुलेशन के साथ साथ अगर हाई वोल्टेज बोलता, इंसुलेशन के साथ साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बोलता, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस भी बोलता ना, तो हम लोग इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेगर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड इसमें आप लोग देख सकते हैं और भी वाट मीटर बोल रहा। चलिए वाट मीटर का भी मैं खेल देता हूं ताकि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। देखिए बात करना चाहते हैं वाट मीटर का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड वाट मीटर बारे में पढ़े होंगे आप लोग। सबसे पहले ये वाट मीटर जो होता है एक प्रकार का शक्ति गुणांक होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है किसी का शक्ति औसत तापमान को किससे मापते हैं, वाट मीटर से मापते हैं, क्लियर है। याद रखें वाट मीटर हमेशा एक्टिव शक्ति को मापता है। ये भी क्वेश्चन आता है किसको मापता है, ये हमेशा एक्टिव शक्ति को मापता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि होने से थोड़ी, देखिए बोला ना प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या, तो देखिए प्रेरण मोटर की गति में भार, देखिए भार में अगर इसका वृद्धि करते हैं तो ये भार में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लियर कीजिए, क्लियर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा यह सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग होता है। और प्रेरण मोटर सदैव एनएस से कम होता है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें याद करिए एनएस से ही हमेशा कम होता है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़े होते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखें एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का क्षेत्र वाइंडिंग स्रोत के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, यानी स्रोत के साथ किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी में। तो हम लोग देखेंगे स्रोत के साथ श्रेणी है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या लिख रहा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देख सकते हैं दीपक दक्षता की इकाई क्या होता है। देखिए आप लोग दीपक दक्षता के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़े भी होंगे, ऑलमोस्टली पढ़ना भी है, आप लोगों को सिलेबस में था। सबसे पहले इसके इकाई के बारे में बात कर रहा है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ लिए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होता है ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए दीपक दक्षता का यूनिट होता है ल्यूमेन प्रति वाट होता है, तो हम लोग राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ज्योति फ्लक्स का यूनिट जो होता है वह ल्यूमेन होता है। अगर क्वेश्चन आता है ये ल्यूमेन किसका है, देखिए ये ल्यूमेन के बारे में बोलता है, ल्यूमेन किसका होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे ज्योति फ्लक्स का। एक होता है ज्योति तीव्रता, एक यहाँ पे याद रखिए ज्योति फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट होता है वह ल्यूमेन होता है, जिसे हम लोग एलएम से डिनोट करते हैं, क्लियर है। उसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं लक्स का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे प्रदीप्ति का जो एसआई मात्रा को, देखिए यहाँ पे सारे को मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ ल्यूमेन का, देख यहाँ से कैसे बताया जो आप लोगों को समझ में। देखिए बातें करना चाहता हूँ ल्यूमेन का, ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ल्यूमेन जो होता है वह ज्योति फ्लक्स को मापता है। किसको मापता है, ज्योति फ्लक्स को, यहाँ पे लिख दिया और देखिए ज्योति फ्लक्स को मापता है, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं लक्स से, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए लक्स जो होता है वो प्रदीप्ति का मात्रक होता है, यानी किसकी होता है, या प्रदीप्ति के मात्रक होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए एक लक्स का वैल्यू, तो एक लक्स का वैल्यू होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ों को याद रख लीजिए, क्लियर है। इसके साथ साथ और भी इसमें कुछ होता था क्या, नहीं। चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो दीपक दक्षता की इकाई क्या होगा, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बता दिया, इसका राइट आंसर होगा ल्यूमेन प्रति वाट होगा, ल्यूमेन प्रति वाट होगा। चलिए और भी इसका ल्यूमेन प्रति वाट होता है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है।
तो यूनिवर्सल मोटर की गति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिवर्सल मोटर की गति को किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन लिख रहा है मैग्नेटिक कंट्रोल, फेज एंगल कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिवर्सल मोटर की गति को फील्ड फ्लक्स कंट्रोल से मापते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल से। तो राइट आंसर अगर जाएगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसको करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब याद रखें यूनिवर्सल जो मोटर होता है ना वह एसी और डीसी दोनों पे अप्लाई होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, या एसी और डीसी दोनों पे सप्लाई होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एसी और डीसी दोनों पे सप्लाई होता है। देखिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए, हमेशा याद रखें फ्रेंड्स। ऑलमोस्टली आप लोग देखे भी होंगे वायरिंग में, अगर आप लोग घर में भी देखे होंगे ना तो वायरिंग जो होता है उसमें हमेशा तांबा का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं तांबा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इसका चालकता क्या होता है, देखिए इसमें कंडक्टिविटी होता है ना ये, तो चालकता क्या होता है, ये अधिक होता है, क्योंकि इसका चालकता अधिक होता है। और जब चालकता अधिक होता है तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, ऑलरेडी ये लेस होगा, इस वजह से हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख रहा सिंक्रोनस मोटर होते हैं। तो हमेशा मैं बताना चाहता हूँ सिंक्रोनस मोटर एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, यानी सिंक्रोनस मोटर एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होते हैं। और याद रखें इसका गति पूछता है तो मोस्टली आप लोग याद भी कर लेंगे। तो एनएस का जो वैल्यू होता है याद रखें 120 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके पी से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा इसके स्टेटर में 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। सबसे पहले याद रखें इसके थ्री फेज में, देखिए यहाँ पे इसके 3 फेज में सबसे पहले इसका 3 बात करते हैं। तो एसी सप्लाई में देखिए एसी जो होता है ना वह सप्लाई में, देखिए मैं लिख देता हूँ एसी सप्लाई में। क्लियर है, एसी सप्लाई में, और रोटर डीसी में प्रयोजित करते हैं, यानी एसी सप्लाई में और डीसी में क्या करते हैं, रोटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से बिजली के झटके से बचाता क्या कहलाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले बोल रहा वेट रोप, मेटल रॉड, ड्राई वुड या वेट वुड। तो ऑलमोस्टली देखिए बिजली के झटके से आपको कौन बचाएगा। तो आप लोग देखिए आप लोग यूज करते हैं सूखा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, ये आप लोग का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन था। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित व्यवस्था होती है, देख लेना देयर इज द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोल्डरिंग। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को सोल्डरिंग के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो लैंप जॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, लैंप जॉइंट। तो हमेशा याद रखिएगा सोल्डरिंग के लिए अनुरक्षित व्यवस्था लैंप जॉइंट होती है, और यह सोल्डरिंग 2 धातुओं के जोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्लियर है, चलिए कौन सा जोड़ होता है, लैंप जॉइंट। हाफ वेव शुद्ध करने वाला दक्षता क्या होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हाफ वेव शुद्ध करने की दक्षता, तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन में ही आप लोग को बता दिया था, वैसे कोई बात नहीं, मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हाफ बोल रहा है ना, तो हाफ कर यानी 40.6 होगा, 40.6 होगा। याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो 40.6% होती है। क्लियर है, इसमें एक डायोड का प्रयोग किया था, और अब मैं शुरू में ही बताया था। देखिए हाफ वेव में कुल, देखिए यहाँ पे मैं सूर्य बताता हूँ। देखिए हाफ में कुल रेक्टिफायर का प्रयोग कितना करता है, डायोड का एक डायोड का प्रयोग होता है। देखिए मैं इसके बारे में पूरा का पूरा एक ही जगह पे डिस्कस करता हूँ। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ साथ सीखते जाइए। देखिए सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पॉइंट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसका फॉर्म फैक्टर पूछता है। तो देखिए इसका पूछता है फॉर्म फैक्टर, कहाँ गया भाई, हेलो। देखिए पहला फ्रेंड इसमें पूछता है इसका फॉर्म फैक्टर, तो ऑलमोस्टली कट जाओ भाई, हेलो हाँ। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, तो इसके कलर हाँ देखिए अब हो गया हाँ। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म फैक्टर पूछता है, तो याद रखिए एफ ले दिए। तो फॉर्म फैक्टर इसका जो होता है π/2 होता है। क्या होता है ये π/2, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब π/2 का वैल्यू क्या होता है 1.7 होता है। क्लियर, 1.57 होता है। वही फ्रेंड इसका पीक वैल्यू पूछता है, तो पीक वैल्यू याद रखिए इसका 2 होता है। फिर बोलेगा इसका फ्रेंड्स फिर पूछता है इसमें रिपल फैक्टर, ऑलमोस्टली में रिपल फैक्टर का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो रिपल फैक्टर का वैल्यू तो 1.21 होता है। क्या होता है 1.21 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में इसका एफिशिएंसी तो पूछता है, जो कि एन पूछ रहा, तो ये होता है 40.6% होता है। क्या होता है 40.6% होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, सब सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्लियर है,
तो एन का वैल्यू याद रखिएगा 40.6 होता है। अब PIV का वैल्यू पूछता कहीं गए, तो PIV जो आप लोग का होता है इसमें VM के बराबर होता है। क्लियर है? तो चलिए इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा 28 का। चलिए एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है 40.6% होता है। क्या होता है? 40.6 होता है। और इसमें एक डायोड का प्रयोग करते हैं। कितना डायोड का प्रयोग करते हैं? एक डायोड। इसमें रिपल फैक्टर RF का जो वैल्यू होता है 1.21 होता है। और इसका पीक इनवर्स वैल्यू जो होता है वह VM होता है। पीक इनवर्स वैल्यू क्या होता है? VM होता है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। अब देखिए ये जो 81.2 बोल रहा था ना, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। किसको के लिए होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। क्लियर है? और मोस्टली फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आप लोग को फर्स्ट में आप लोग को बता दिया था, इसके बारे में पूरी कंडीशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होगा? देखिए 600 वोल्ट के लिए बोल रहा ना, 600 वोल्ट के लिए बोल रहा, तो हमेशा याद रखिएगा 600 वोल्ट के लिए अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए जो होगा, हमेशा याद रखिएगा इसमें 600 से अधिक होना चाहिए। तो 500 कैंसिल कर देंगे, 100 भी कैंसिल कर देंगे, 300 भी कैंसिल करते हैं, लास्ट आप लोग को बच गया 1000 वोल्ट। तो राइट आंसर 1000 वोल्ट को लिखेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए, देखिए विद्युत रोधन के बारे में बातें करना चाहते हैं। देखिए आप लोग को बोला विद्युत रोधन के बारे में, और मोस्टली मैं आप लोग को बताया था, फिर से मैं सुनिएगा। सबसे पहले विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो ऑलमोस्टली मैं आप ये बता रहा हूँ मेगर का, ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब विद्युत रोधन प्रतिरोध का जो माप होता है वह 0.1 मेगा ओम से अधिक होता है। याद रखिएगा 0.1 मेगा ओम से अधिक होता है, और इसे मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। और इसका स्केल पर जो पाठ्यांक जो होता है वह इन्फिनिटिव से लेकर 0 तक होता है। याद रखिएगा विद्युत रोधन प्रतिरोध का हम लोग किससे मापते हैं? मेगर से मापते हैं। किससे मापते हैं फ्रेंड्स? मेगर से। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछता है मेगर के रिगार्डिंग, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड मेगर के बारे में। ऑलरेडी मैं आप लोग को मेगर के बारे में बता दिया था। ये एक प्रकार का हाई वैल्यू प्रतिरोध होता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इंसुलेशन के लिए करते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, दी गई आकृति में दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि की पहचान करना है। देखिए इसमें आप लोग को त्रुटि की पहचान करना है। तो देखिए ये आप लोग का ग्राफ का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्टली इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा, सॉरी। लेकिन इसका आंसर जो है आप लोग का हिस्टेरिसिस लॉस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिस्टेरिसिस लॉस का बोल रहा। चलिए मैं यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन बता देता चाहता हूँ। सबसे पहले हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या? देखिए किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक बल से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पिछड़ जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं इसमें से ही घट जा रहा। अब बातें करना चाहते हैं हिस्टेरिसिस त्रुटि का फॉर्मूला, तो ऑलरेडी इसको बोलते हैं PH। क्या बोलते हैं? PH बोलते हैं। तो इसका वैल्यू जो होता है सबसे पहले KH लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं BM लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं 1.6 लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्ट लिखते हैं, विभवांतर यानी वॉल्यूम लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बिल्कुल देखिए एक कॉइल 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट से बहने वाला प्रवाह क्या होगा? देखिए ये आप लोग का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे अब तक। देखिए वोल्ट कितना लिख रहा है यानी 100 वोल्ट लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना लिख रहा है 50 हर्ट्ज लिख रहा, और प्रतिबाधा यानी जेड का वैल्यू लिख रहा, एम्पेडेंस का वैल्यू लिख रहा है 10 ओम। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे आई बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो V है, V R को हम लोग यहाँ पे जेड मान लेते हैं। क्लियर है? ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक हो जाता है। तो देखिए V है, V तो हम लोग V के यहाँ पे देखिएगा ऑलमोस्टली 100 दिया, और जेड का वैल्यू आप लोग के बीच में 10 लिख रहा है। तो अगर आप लोग कैंसिलेशन करते हैं तो 10 एम्पियर आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिएगा। शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर में एक प्रकार का DC जनरेटर है। देखिए शॉर्ट के बारे में बोल रहा ना, तो हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का एक प्रकार का DC जनरेटर होता है। तो ये शंट होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हमेशा याद रखें फ्रेंड शॉर्ट कंपाउंड में शंट फील्ड सीधे आर्मेचर के आर पार से जुड़ी होती है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लेयर्स का प्रयोग करते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए कठोर तार को काटने के लिए हम देखिए लैकिंग का प्रयोग नहीं करें, विकर नहीं, बिल्कुल तो डायगोनल कटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कठोर तारों को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो डायगोनल कटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसे हम लोग साइड कटिंग प्लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइड कटिंग प्लेयर्स भी बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या होती है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्स होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्स होता है। तो 50 हर्ट्स यानी कि 50 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। बताना चाहते हैं आप लोग को भारत में, तो फ्रेंड्स याद रखें, भारत में जो निर्धारित मानक आवृत्ति होता है वह 50 हर्ट्स होता है। क्या होता है? 50 हर्ट्स तो होता है, लेकिन इसका टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है +-3% होता है। याद रखिए +-3%, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी में ये होता है वही, अगर वोल्ट के लिए बोलता है तो 220 वोल्ट तो होता ही है, साथ में इसमें +-6% होता है टॉलरेंस के रूप में। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक 80% दक्षता वाले 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने पर कितना ऊर्जा व्यय होगा। तो देखिए आप लोग को ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें एन कितना लिख रहा है, और मोस्टली देख रहे हैं एन कितना लिख रहा है, 80% लिख रहा है, तो 80% कर देंगे। और मोटर की वोल्टेज देखिएगा 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 2000 वाट आ रहा। टाइम अगर निकालते हैं तो ऑलमोस्टली इसमें 5 आवर लिख रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? विद्युत ऊर्जा का व्यय। तो सबसे पहले 2 किलो आवर था, तो हम लोग 2000 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 80% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 0.8 आ जाएगा, फिर 5 से गुना कर देंगे, और बाय हम लोग क्या करेंगे? 1000 कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा 8 किलोवाट आवर। तो राइट आंसर कीजिएगा तो आप लोग को भी आंसर आएगा 8 किलोवाट आवर। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रहा है। क्लिट वायरिंग में खांचे बनाए जाते हैं। तो याद रखें क्लिट वायरिंग में देखिए आप लोग हो सकता है देखे भी होंगे। तो ये जो होते हैं देखिए इस टाइप से इसका खांचा होता है। देखिए मैं बना दिया हूँ, इस टाइप से किए होंगे आप लोग, होपफुली बनाए होंगे। तो देखिए इसमें जो खांचे होते हैं देखिए इस टाइप से बनाया जाता है, इस टाइप से आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से बनाया जाता है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए इसमें खांचे जो होते हैं वह चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी का। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विद्युवाहक वृत्त किसके किसके बने होते हैं। तो हमेशा याद रखें ये जो बने होते हैं वह सेरेमिक का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वह सेरेमिक का। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 किलो वोल्ट एम्पियर 2000 प्रति 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का माध्यमिक वाइंडिंग से में 100 मोड़ है, तो इसमें प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को घुमाव निकालना है। तो देखिए आप लोग को ट्रांसफार्मर का जब भी निकालते हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फार्मूला था हम लोग के लिखते हैं। तो के का जो फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले N2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड? N2 लिखते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ और आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। N2/N1 करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग करते हैं तो V2 क्या करते हैं? V1 करते हैं। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? करंट को चेंज करते हैं, नहीं I1/I2 करते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है? टर्न निकालना है। तो ऑलमोस्टली इसमें देखिएगा हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। देखिए वोल्ट विभवांतर कितना लिख रहा है? सबसे एक होता है 2000/20 था ना, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2000 लिख दिए बाय 200 लिख दिए। अब हम लोग को क्या निकालना था? 100। इसमें प्राथमिक निकालना, तो प्राथमिक I1 रहने दिया और I2 का वैल्यू देख रहा 100। आप लोग सॉल्व किए, देखिए ये 100 में से ये 0 कट गया, फिर 2 का टेबल में कितना बनवाएगा? 100,000 टाइम आएगा। तो राइट आंसर कीजिए तो 1000 टर्न आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, ISI विद्युत के अनुसार विद्युत हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन हमेशा 1 मेगा ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वोल्ट का एक IP क्षमता वाले किसी CRO का उपयोग करके 250 वोल्ट DC मापने के लिए प्रयुक्त निम्नतम माप की जा सकती है। तो देखिए इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल देखिए 250 वोल्ट है ना और 30 वोल्ट है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो कर देंगे, यानी 250 को ना 30 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स निकालेगा तो 8.3 आएगा। 8.3 नहीं है तो ये जो है 10x से कम होगा, यानी कि 10x से ये कम होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग देखें 8.3 था वो 10x से कम था। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसमें एक पॉइंट्स हम देख लिए थे, कहाँ गया था? मेगर था शायद कहने का। क्या देखिए इसमें CRO के बारे में सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग CRO के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए CRO से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। CRO सबसे पहले CRO का फुल फॉर्म आप लोग जानिए क्या होता है। सबसे पहले CRO का फुल फॉर्म आया था पिछली बार पेपर में, इसे बोलते हैं कैथोड रे। देखिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। क्लियर है? इसमें वोल्टेज को पिक टू पिक मापते हैं। ये क्वेश्चन आता है किसमें वोल्टेज को पिक टू पिक मापते हैं, तो याद रखिए CRO में जो वोल्टेज को मापते हैं वो पिक टू पिक मापते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बताऊँ। क्लियर है? तो याद रखिएगा
ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लोग वोल्टेज को पिक टू पिक मेजरमेंट करते हैं, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO में करते हैं। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, चलिए अब इसमें कैथोड रे ट्यूब भी होता है इसमें एक लगा हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या लिख रहा। तो ऑलमोस्टली आप लोग बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच ये आ गया, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है, तो लिख रहा माइका, ग्लास, सोना या लकड़ी। तो देखिए इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसमें करंट नहीं फ्लो करता है। तो देखिए माइका में कर जाता है, ग्लास में भी करता है, सॉरी सोना में भी करता है, लकड़ी में नहीं करता है। तो देखिए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नहीं बोल रहा। देखिए माइका से फ्लो करता है, तो ऑलरेडी माइका से आप लोग जानते हैं नहीं करता है, ग्लास से भी नहीं करता है, लकड़ी से भी नहीं करता, तो ये सारे आप लोग का एक इंसुलेटर है। लेकिन सोना से जानते हो कर जाता है, इसलिए सोना एक प्रकार का इंसुलेटर नहीं होगा, ऑलरेडी ये क्या होगा, एक प्रकार का कंडक्टर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। आप लोग याद रखें इंसुलेटर का सही अगर क्वेश्चन आता है कंडक्टर का सही वैलेंसी कितना होता है, तो कंडक्टर का वैलेंसी होता है 1 2 3 होता है। वही इंसुलेटर की बातें करना चाहते हैं तो इसका 8 होता है, और सेमी कंडक्टर की बातें करना चाहते हैं सेमी कंडक्टर का ना, इसका वैलेंसी 4 होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो, ताकि का कम प्रणाली में मेल खाए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड फेज सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज सीक्वेंस। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। हमेशा याद रखिए जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक निश्चित किया जाना ही चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रण वायरिंग एक साथ फेज में है कि नहीं। देखिए फेज के बारे में बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। देखिए भारत में जो फेज होता है, भारत का जो फेज होता है वो RYB है। ये क्वेश्चन आता है, भारत का जो फेज होता है वो RYB है। आई थिंक फ्रेंड देखिए R4 होता है आप लोग का रेड होता है, Y4 होता है येलो होता है, Y4 क्या होता है येलो होता है, और B4 क्या होता है ब्लू होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, RYB। क्लियर है, और भारत में RYB का जो अनुक्रम होता है ये पॉजिटिव होता है। कैसा फेज होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, और भी कुछ वैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फेज अनुक्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल की परिणाम बढ़ाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पे बोला सिग्नल की परिणाम बढ़ाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा सिग्नल का परिमाण बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एम्पलीफायर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो सिग्नल का परिमाण बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, एम्पलीफायर का याद रखिएगा। तो देखिए इसमें आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन है, मैं सारी चीज़ को ऑपरेशन कर देता हूँ। बातें करना चाहते हैं रेक्टिफायर का। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC और DC को परिवर्तित करता है, AC और DC को परिवर्तित करता है। यानी कि फ्रेंड ये क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। वह इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्टर करता है, DC को AC में कौन करता है, इन्वर्टर करता है। क्लियर है, चलिए अब एक और लिख रहा है आप लोग का, क्या लिख रहा है, अटेन्यूअर। तो यार ये नहीं काम कर रहा, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो फ्रेंड्स हम लोग बातें करना चाहते हैं अटेन्यूअर। तो अटेन्यूअर परिपथ में इनपुट पावर अर्थात सिग्नल के परिणाम को घटाता है। चलिए और एम्पलीफायर का मुख्य घटक क्या होता है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना एम्पलीफायर का मुख्य घटक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांजिस्टर होता है। ये भी याद रखिएगा एम्पलीफायर का जो मुख्य घटक होता है वह ट्रांजिस्टर होता है। ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य का सपोर्ट करना होता है। हमेशा याद रखिए पावर ट्रांसमिशन में लाइन का जो कार्य होता है सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त लॉरेंस बनाए रखना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। याद रखिए फ्रेंड लाइन सपोर्ट का जीवन का लंबा और लागत कम होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। DC मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए DC मोटर में बात करें ना, देखिए DC मोटर में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला लिख रहा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, ये 2 स्टार्टर। सबसे पहले मैं यहाँ से 3 फैक्ट्स बता, ध्यान रखिएगा। DC मोटर में कुल जो स्टार्टर की संख्या होता है वह 3 होती है। पहला जो आप लोग का स्टार्टर होता है वह 2 पॉइंट स्टार्टर, पहला होता है आप लोग का 2 पॉइंट स्टार्टर। थर्ड जो होता है वह 3rd पॉइंट स्टार्टर, और जो तीसरा जो होता है दूसरा होता है 2 3। देखिए याद रखिए पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, सेकेंड होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा जो होता है वो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। क्लियर है, इसके बाद जो भी स्टार्टर है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बातें करना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग। क्वेश्चन आता है 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग श्रेणी क्रम में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, श्रेणी क्रम में। वही 3 पॉइंट स्टार्टर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका फ्रेंड 3 पॉइंट का स्टार्टर हम लोग करते हैं शंट मोटर में। कहाँ करते हैं, शंट मोटर
मोटर में, वही 4 पॉइंट की बातें करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें कंपाउंड में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कंपाउंड में। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम ओरिएंटेड है, कंपाउंड मोटर में करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला किसका स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते, तो ऑलरेडी आप लोग क्लिक कर लिए होंगे अब तक, क्योंकि मैं ऑपरेशन ही इतना कर दिया हूँ। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट, टाँकने की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए टाँकने की क्रिया में बोल रहा नहीं है, तो हमेशा याद रखिए टाँकन का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वह सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य होता है सतह को साफ और ऑक्साइड को मुक्त रखना। तो राइट आंसर कीजिएगा ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है तो कंडक्टरों की कुल संख्या क्या होगी? हमेशा याद रखें फ्रेंड, कंडक्टरों की कुल संख्या यानी जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए क्या करेंगे? कंडक्टर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ऑलमोस्टली इसको देखिएगा 39 को हम लोग किससे गुना करेंगे? 12 से। तो अगर आप लोग गुना कीजिए तो कितना आएगा? 468 आएगा। क्या आएगा? 468 आएगा। तो राइट आंसर जो आएगा 468, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 किलोवोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखें फ्रेंड, 500 किलोवोल्ट एम्पियर के लिए अगर बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करते हैं, याद रखिएगा। तो 500 kVA तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लिखिएगा ना तो STEP, सबसे पहले देखिए डी से स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होता है स्टेप डाउन होता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेप डाउन में किस प्रकार के हम लोग को प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें डेल्टा स्टार का हम लोग प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ याद रखिए इसमें 3 फेज व 4 तार प्रणाली का विकास होता है। तो ऑलरेडी इसका जो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? तो हमेशा याद है डेल्टा स्टार से DS से। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या लिख रही है। श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर का मापन कर सकता है। देखिए श्रेणी धारिता बोल रहा नहीं है, तो हमेशा याद रखिए श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर हमेशा AC वोल्टेज का मापन करता है, यानी कि देखा जाए तो AC वोल्टेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? तो AC वोल्टेज का मापन करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए यह उच्च वोल्टता का मापन करता है। क्वेश्चन आता है किसका मापन करता है? तो यह उच्च वोल्टता का मापन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये उच्च वोल्टता का मापन करता है। क्लियर है? इसका प्रयोग जो करते हैं देखिए 1000, इसका प्रयोग 1000 kV तक के RMS तक मान को मापने में करते हैं। क्लियर है? और इसका प्रयोग हमेशा समांतर क्रम में भी करते हैं। याद रखें इसको हमेशा समांतर परिपथ से जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर केज मोटर की गति क्या होती है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे पूछा स्क्वायर केज मोटर की गति क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की गति स्टेटर ध्रुव की संख्या में बदल जाती है। तो देखिए स्क्वायर केज मोटर की गति जो है ना स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा स्क्वायर जो केज होता है वो हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रित सबसे कमजोर होता है? आप लोग को ऑप्शन लिख रहा है पहला संचयी संयुक्त, श्रेणी मोटर, विरोधी संयुक्त, शंट मोटर। तो बोला सबसे कम किसका होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखा है तो श्रेणी मोटर का नियंत्रण सबसे कम होता है। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब का SI इकाई क्या होता है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और होपफुली फ्रेंड्स आप लोग का पेपर में फिर से पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव बोल्ट सबसे पहले इसमें बोलते हैं EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा EMF का जो इकाई होता है, ये याद कर लीजिए, मैं लिख दूँ, देखो वोल्ट होता है। क्या होता है? ये वोल्ट होता है। तो EMF का जो इकाई होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑलरेडी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। न्यूटन, तो ऑलमोस्टली पता होगा फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा होता है। अब वेबर किसका होता है फ्रेंड्स? तो वेबर जो आप लोग का यूनिट होता है वह बी का होता है। क्लियर है?
यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, देखिए याद रखिएगा, ईएमएफ के कारण ही परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। निम्नलिखित में कौन सा मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा। पहला यूपीएस, तो यूपीएस का कार्य क्या होता है, स्टोर करना करंट को। क्लियर है। एसएमपीएस, तो फ्रेंड इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी आप लोग का नहीं बदलता है। श्रिंक डायनेमो, तो ऑलरेडी पता है डायनेमो क्या कहता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ये भी गलत। तो लास्ट बच के आप लोग का श्रिंकोनस मोटर, तो ऑलरेडी याद रखिए श्रिंकोनस मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। थर्ड आंसर रखिएगा श्रिंकोनस मोटर। क्लियर है, याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं यूपीएस का, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रेट में किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, देखिए एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमेशा ओम से मापते हैं। किससे मापते हैं, ओम से मापते हैं। चलिए यहाँ से मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए एक्सी होता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस कैपेसिटर। इसका फार्मूला लिखिएगा तो 1/ओमेगा सी होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2πf होता है। तो 2πf कर दें, CSC कर दें। क्लियर है। एक होता है आप लोग का रिएक्टिव इंडक्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस इंडक्टिव का फार्मूला था, इसका केवल होता है ओमेगा एल लिखते हैं। अब ओमेगा का फार्मूला क्या लिखते हैं, 2πf करते हैं और यहाँ पे एल लिख देंगे। ये सारे फार्मूला होता है। क्लियर है। अब याद रखिए ये तीनों का जो यानी ये दोनों का जो यूनिट होता है वह ओम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है। क्लियर है। अब प्रतिबाधा का यानी इम्पेडेंस का भी जो होता है फार्मूला वह ओम होता है। सारी चीज़ों को आप लोग एक जगह पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ओम का देखिए यहाँ पे मान ली ओम को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से ऑपरेशन कैसे करते हैं, देखिए थोड़ा सा ओम से बातें करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओम देखिए किसका किसका यूनिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका सीखें, एक्सएल का। क्लियर है। फिर किसका सीखें, एक्सी का सीखें। फिर एम्पिडेंस का यानी ए का सीखेंगे। उसके साथ साथ आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जानते हैं, तो ये सारे का ओम होता है। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है, जबकि मोटर की चाल को कौन दर्शाता है। देखिए हमेशा देखेंगे एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर जो होता है वह वाहन की चाल की गति को दर्शाता है, लेकिन मोटर की चाल को कौन दर्शाता है। तो हमेशा याद रखें मोटर की चाल जो होता है उसको दर्शाने वाला जो मीटर होता है उसको बोलते हैं टैकोमीटर। क्या बोलते हैं, टैकोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिएगा टैकोमीटर जो है चाल को दर्शाता है। बातें करना चाहते हैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शन लिख रहा है बैरोमीटर। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल की दाब को हम लोग मापते हैं। तो क्वेश्चन आता है वायुमंडल की दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। वही बातें करना चाहते हैं मैग्नेटोमीटर के बारे में, तो हमेशा याद रखें मैगोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ताकत को मापते हैं। क्लियर है। और अल्टीमीटर से ऑलरेडी पढ़े होंगे, किसी विमान की ऊंचाई को मापते हैं अल्टीमीटर से। चलिए ये सारे मैं क्वेश्चन आप लोग को जो बता रहा हूँ सारे फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस कंटेंट को लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। आप लोग इजी में मत लीजिएगा मेरा क्लास को, क्योंकि मैं 1 घंटा पूरे क्लास करवाता हूँ फ्रेंड्स। मैं बहुत ही कंटेंट को जमा करता हूँ और साथ में जो फैक्ट्स बताता हूँ आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ। चलिए निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग यानी भूसंपर्क के लिए किया था। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था भूसंपर्क के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बोल रहा, तांबे का प्लेट, ठोस GI का रड, खोखली GI का रड या तांबे का ठोस रड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हम लोग को किसका क्वेश्चन पूछ रहा था, ये भूसंपर्क के लिए। तो हमेशा याद रखिए हम लोग खोखली GI रड का यानी जर्मेनियम का करते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स ये भी याद रखें एक पाइप को जमीन में अंदर कितना फीट तक करते हैं, 4.5 मीटर तक डाला जाता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो बताइए धातु के कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है का उपयोग करके रोक सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमेशा घर के बगल हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग के घर के बगल में भी होगा, जिसे बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अब देखिए अर्थिंग का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए और अर्थिंग न्यूट्रल तार को भू विभव द्वारा बनाए रखती है। क्लियर है। चलिए इसका कलर कैसा होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अर्थिंग का जो कलर होता है उसका तार का कैसा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? हमेशा याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ऐसा क्वेश्चन में। तो देखिए कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए ऑप्शन लिख रहा, स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था, स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था, बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था, औद्योगिक प्रकाश की व्यवस्था। और मोस्टली फ्रेंड जब भी हम लोग लैंप कम वोल्टेज का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह स्वचालित वाहनों का प्रकाश ऊर्जा होता है। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे लिख रहा है कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन लिख रहा है कंजर्वेटर, हॉर्न गैप, ब्रीदर या फिर थर्मल ओवरलैप रिले। तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉर्न गैप। क्या होगा ये? हॉर्न गैप। हमेशा याद रखिए हॉर्न गैप जो होता है अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा को प्रदान करवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कंजर्वेटर के बारे में, मोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे और अभी पढ़ भी रहे होंगे। देखिए कंजर्वेटर भी एक ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को बनाए रखता है। अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को कौन बनाए रखते हैं तो याद रखिएगा कंजर्वेटर। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं हॉर्न गैप के बारे में। तो हॉर्न गैप अरेस्टर दो सिंक के आकार का इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें थोड़ा सा अंतर होते हैं। अब ब्रीदर, तो मोस्टली फ्रेंड ब्रीदर का प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में नमी युक्त हवा के प्रवेश को रोकने के लिए। क्लियर है? तो सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च देगा? तो फ्रेंड्स आप लोगों को 3 के बारे में बात करें। सबसे पहले नॉर गेट के बारे में, सबसे पहले बातें करना चाहते हैं नॉर गेट के बारे में। देखिए यहाँ से मैं बहुत सारे फैक्ट्स दूंगा। तो नॉर गेट होता क्या है? तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। देखिए सबसे पहले एक प्रकार के देखिए नॉट N4 कीजिएगा नॉट गेट। क्लियर है? ऊपर और गेट, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब देखिए इसका हम लोग वेन यानी कि इसका बुलियन इसका सिंबल बनाना चाहेंगे तो हम ओ आर का तो हम लोग जानते हैं ओर का यानी ओ आर का बनाते हैं इसे ओ आर गेट। और का गेट किस टाइप से बनाते हैं? अब देखिए इसमें नॉट के लिए लगाना ना तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इस टाइप से आप लोग यहाँ पे नॉट के लिए इस टाइप से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसका मैं आप लोग के बीच में ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले देखिए इसको हम लिखने का तरीका, तो y बराबर क्या करेंगे, देखिए और के लिए हम a प्लस लिखते हैं तो a और b हो गया, लेकिन नॉट है तो हम लोग ऊपर स्टेप से कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में आप लोग को बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे a लिखेंगे b लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करें a और b निकालेंगे, a और b निकालेंगे और मोस्टली हम लोग लास्ट टाइम क्या करें a और b तो निकालेंगे लेकिन a और b का नॉट निकालेंगे यानी ऊपर नॉट लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं याद के तरीका मैं बता रहा हूँ, याद रखें 0 0 कर दीजिए 4 बार। सबसे पहले 0 को 4 बार लिख दिए, फिर 1 को भी 4 बार लिखिए, 1 2 3 टाइम्स 4 कर दिए, यानी कि ये कर दिए। अब क्लियर है? अब देखिए 0 को फिर करेंगे 2 बार, तो 0 0 करेंगे, फिर 0 को 1 1 करेंगे, फिर 0 को डबल टाइम्स लिखेंगे, फिर 1 1 को लगातार 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए a प्लस b, तो फ्रेंड प्लस करना, तो 0 को 0 से अगर ऐड कीजिएगा तो ऑलमोस्टली आप लोग को पता है क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। तो ये आप लोग का वैल्यू पहला का 0 आ गया, फिर 0 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, फिर 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर देखिए 1 और 1, तो यहाँ पे 1 1 है ना, हाँ तो फ्रेंड्स 1 1 भी कीजिए तो 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं 0। अब फिर देखिए 1 1 भी करेंगे तो क्या आएगा, ऑलमोस्टली आप लोग को 1 आएगा। ये सारे मैं को कर दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए हम लोग नॉट में लेंगे, तो फ्रेंड्स नॉट में लेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। सबसे पहले देखिए गलत कर रहे हैं हम, देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ यहाँ से मेरा गलत हो गया, मेरा दिल कह रहा था ये गलत हो गया। देखिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सुधार देता हूँ। देखिए ये 3 गेट का है ना, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे अभी, 3 के लिए एक और हम लोग पॉइंट्स लेते हैं। सी को कहाँ लिए हैं, तो देखिए ये तो हम लोग बना, तो हम भी क्या कर दिए आज, देखिए ओवर एक्साइटेड हो गए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हो जाता है, हम भी एक हुआ नहीं आप ही लोग जैसा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सी निकालेंगे, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे तो हम लोग सी निकालेंगे। तो देखिए सी निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे सी तो लिखे ही नहीं थे, यहाँ पे करें 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे 0। ये स्टेप से आप लोग को हो जाना भाई ये 0। अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को निकालना था a प्लस b प्लस c, तो तीनों को ऐड कीजिए तो ऑलमोस्टली 1 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 1 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 3 तो इसमें भी आप लोग को 1 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 1 ही आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 1 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 1 आएगा, फिर तीनों को ऐड कीजिए 1 आएगा, हाँ ये भी 1 आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग को और इसमें अब नहीं बजाना था, तो एक का अपोजिट क्या होता है, तो एक का अपोजिट हम जानते हैं क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 आएगा, 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 लास्ट भी 0 आएगा। तो आप लोग को बोल रहा है एक
सॉरी एक तीन इनपुट नॉर गेट में कब ऊंचाई आता है, तो मोस्टली देख रहे हैं ऊंचाई कब आ रहा है, यानी एक कब आ रहा, तो जब आप लोग का 0 0 यानी जब तीनों आउटपुट हो। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा तो 60 का जब तीनों क्या होता है, तीनों निम्न में हो, तो जब तीनों निम्न में होगा तभी होगा ना, तो जब सभी IP 0 हो, तो देखिए जब सभी इनपुट धारा क्या हो निम्न होगी तभी आएगा। देखिए 0 0 0, तो ऑलमोस्टली इसका 0 आ गया, तो 0 का क्या होता है 1 आ गया, तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में कौन सा मानक वोल्टेज वितरण के लिए उपयोग किया था। देखिए मानक वोल्टेज वितरण के लिए बोल रहा है, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा प्राथमिक विवरण के लिए मानक वोल्टेज 11 किलो वोल्ट होता है। तो प्राथमिक विवरण के लिए कितना होता है 11 किलो वोल्ट होता है, तो याद रखिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ से मैं आप लोग को 3-4 चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये प्राथमिक का था तो हम लोग क्या 11 वोल्ट, यहाँ से देखिए 4-5 चीज़ बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्राथमिक की बात करना चाहते हैं, तो प्राथमिक के लिए हमेशा याद रखिए 11 किलो वोल्ट होता है। क्या होता है 11 किलो वोल्ट होता है। वही बातें करना चाहते हैं द्वितीयक के बारे में, ऑलमोस्टली आप लोग द्वितीयक के बारे में जान रहे होंगे। तो द्वितीयक वितरण के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिए 11 किलो वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक होता है, 400 वोल्ट तक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसमें एक फेज होता हुआ 230 वोल्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। और प्राथमिक विवरण में हमेशा याद रखिएगा, यानी कि प्राथमिक विवरण में हमेशा याद रखिएगा 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। और द्वितीयक फेज में जो आप लोग का होता है 3 फेज होता है। इसमें कितना होता है 3 फेज और 4 वायर सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा विवरण है जिसमें 3 फेज और 4 वायर सिस्टम होता है। तो मोस्टली याद करिएगा इसमें आप लोग का द्वितीयक में होता है। और 3 का कॉम्बिनेशन बोलेगा तो प्राइमरी में कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ लिख रहा लिसेजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है। देखिए लिसेजस पैटर्न फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा अगर आप लोग को बताना चाहता हूँ लिसेजस पैटर्न होता क्या। देखिए जब दो साइनोसाइडल वेव फ्रेंड्स 90 डिग्री पर एक साथ अप्लाइड किया जाता है तो उसे बोलते हैं लिसाजस मीटर बोलते हैं। तो देखिए इसमें साइनोसाइडल वेव बनता है। कैसा बनता है ये साइनोसाइडल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो राइटली मैं बता देना चाहता हूँ लिसाजस पैटर्न 2 साइन तरंगों खींचकर एक दूसरे के समकोण पर होकर बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब 2 साइन वेव, ऑलमोस्टली आप लोग साइन का तरंग बनाने जाते हैं, देखिए इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, है ना। तो साइन के लिए अगर 2 तरंग 90 डिग्री पे एक मिल जाता है, हमेशा याद रखिएगा लिसाजस पैटर्न है 2 साइन तरंगों को, एक ही होगा फिर से इसको बना दें, 2 साइन तरंगों को खींचकर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होती है बनाई जाती है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं फ्रेंड बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए यह जो स्क्रीन पर होता है वह CRO की स्क्रीन पर प्राप्त होते हैं। किसके स्क्रीन पर होते हैं CRO के लिए होता है। क्लियर है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए अब याद रखिएगा ज्यावक्रीय तरंगों की आवृत्ति एवं ज्यावक्रीय तरंगों के फेज अंतर को लिसाजस पैटर्न ने ज्ञात किया था। अब देखिए ये एक प्रकार इसे अज्ञात आवृत्ति एवं फेज एंगल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि देखिए लिसाजस पैटर्न से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है ये। तो लिसाजस पैटर्न से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। देखिए अज्ञात, देखिए मैं लिख देता हूँ, इससे याद रखिएगा सबसे पहले अज्ञात आवृत्ति यानी कि अनो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ याद रखिएगा एवं फेज एंगल को पता करते हैं। एवं किसको पता करते हैं फेज एंगल, PHA ऐसे फेज एंगल को ज्ञात करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या रहा। तो निम्नलिखित में से किसी DC मोटर का बैक EMF अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स जब किसी DC मोटर का बैक EMF अगर शून्य हो जाती है तो मोटर का आर्मेचर क्या होगा जल जाएगा। क्या होगा ये जल जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा बैक EMF अगर जल जाएगा, DC मोटर का बैक EMF अचानक शून्य हो गया तो हमेशा याद रखिए इसका मोटर का आर्मेचर क्या होगा जल जाएगा। और मोस्टली मैं आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। बैक EMF की अवधारणा जो होता है लेंज के नियम पर आधारित होता है। किस नियम पर आधारित होती है लेंज के नियम पे आधारित होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, यह लेंज के नियम पे आधारित होती है। जिसमें अगर वैल्यू निकाली गया तो EB का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले पिक कीजिएगा 5NZ/60 ये होती है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को बोला गोलाकार छिद्र के लिए ना, तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए हम लोग हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाफ अर्ध गोलाकार रेती का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करना। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिए रेती का प्रकार पूछ रहा, तो ऑलमोस्टली इसमें देखिए डबल कट है। क्या ये देखिए ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, इस टाइप से जा रहा, फिर इस टाइप से कर रहा, तो ऑलमोस्टली जैसे डबल कट है। तो इसके अकॉर्डिंग रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर है डबल कट। तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, यानी डबल कट रेती है। क्या ये देखिए मैं अच्छा से बता देता हूँ, ये एक प्रकार डबल कट रेती होता है। क्लियर है। इसमें याद रखें इन रेतियों में दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है। क्वेश्चन पूछता है इसमें दांतों की जो पंक्तियां होती है किस रूप में होती है, वह डायगोनल के रूप में होती है। क्लियर है। और दांतों का प्रथम पंक्ति को ओवरकट कहते हैं। अगर पूछता है इसके प्रथम पंक्ति को क्या बोलते हैं, तो ओवरकट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है इसके पहले यानी कि प्रथम पंक्ति को बोलते हैं ओवरकट। और ये कट कितने डिग्री के कोण पर बने होते हैं, हमेशा याद रखें 70 डिग्री के कोण पर ये बने होते हैं। क्लियर है। और दूसरे कट इसके विकर्ण पर 51 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, पहला जो कट होता है वह 70 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, वही दूसरा की बात करना चाहते हैं तो वह 51 डिग्री के कोण पर बना होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य नियंत्रित करना होता है। तो देखिए इसके बारे में आप लोग बता रहा हूँ। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मो, देखिए अगर आप लोग थर्मो लिखते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए टी लिख दिए। तो देखिए थर्मो THARMO, थर्मो अगर लिखते हैं, देखिए थर्मो यानी क्या होता है टेम्परेचर। तो ऑलमोस्टली ये जो कंट्रोल करता है वो टेम्परेचर को करता है। किसको करता है, टेम्परेचर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्ट मीटर द्वारा प्रदर्शित मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए ये दोनों आप लोग का सीरीज में है, तो 4 और 1 क्या होता है 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 ओम है। क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ पे वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट है। हमें करंट निकालना, ऑलरेडी फ्रेंड्स आई बराबर क्या होता है V/R होता है। मोस्टली अगर आप निकालते हैं तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और मोस्टली इसका 1 एम्पियर राइट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे वोल्ट लिख रहा सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी कि 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए एमीटर बेस जंक्शन अभिन्नत होना चाहिए। तो राइट आंसर कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं एमीटर के बारे में। सबसे पहले देखिए एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। दोनों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए तो एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी, शायद इसमें पीएनपी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो बस क्वेश्चंस ओवर होने वाला है और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स हमारा ये कैसा लग रहा था सीरीज, और भी आप लोग को वीडियो चाहिए कि ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। 3 फेज प्रणाली संतुलित कनेक्टर प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा आप लोग का 3 फेज संतुलित कनेक्टर प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। तो हमेशा याद रखिएगा 3 फेज के लिए बोल रहा है ना, तो 3 वाट मीटर का ही आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 के लिए 3 कहीं लिखिएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा बातें करना चाहते हैं वाट मीटर का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा कहाँ लिखा है, तो वाट मीटर। देखिए फ्रेंड्स याद रखिए वाट मीटर, तो हमेशा याद रखिए वाट मीटर एक प्रकार का एक्टिव शक्ति का मापन करता है। क्वेश्चन आता है एक्टिव पावर का मापन कौन करता है, तो हमेशा याद रखिए एक्टिव पावर का जो मापन करता है वो वाट मीटर करता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिए इसमें 2 वाइंडिंग होते हैं। पहला होता है सीसी का अर्थ होता है पहला करंट कॉइल, पहला क्या होता है करंट कॉइल, और दूसरा होता है पीसी को बोलते हैं प्रेशर कॉइल बोलते हैं। क्लियर है। और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर शिफ्ट होते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और 3 फेज संतुलित और असंतुलित लीड के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा से मैं बताऊँ 3 फेज वाले जो होता है ना वो संतुलित और असंतुलित के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 फेज प्रणाली संतुलित कनेक्टर प्रणाली के लिए बोला, तो संतुलित के लिए बोला तो 3 करेंगे, लेकिन संतुलित और असंतुलित लोड के लिए बोलते हैं तो 2 के लिए प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसके गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर परिचालन के दौरान डीसी शंट फील्ड खुला हो तो इसका गति खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त करेगा। क्या करेगा, उच्च गति, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और मोस्टली आप लोग एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
देखिए यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम प्रत्येक है तो इसका शक्ति क्या होगा। फ्रेंड्स हम लोग देखिए आप लोगों को बोला शक्ति कारक क्या होगा, यानी कि आप लोगों को पावर फैक्टर बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर के लिए फार्मूला होता है R/Z होता है। क्या होता है ये R/Z होता है। तो R का वैल्यू लिख रहा है 10 और Z का वैल्यू कितना लिख रहा था 10, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो 1 यानी यूनिटी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए केवल प्रयुक्त के प्रकार का चयन करें। तो देखिए आप लोगों को घरेलू उपकरणों के लिए बोल रहा, तो सबसे पहले देखिए कि दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करना। पहला बोला परीक्षण केबल, गोल लचीली केबल, कवच युक्त केबल या सब मेरिवर्सल फ्लैट केबल। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड घर में कैसे यूज करते हैं, हमेशा गोल लचीली केबल का यूज करते हैं, गोल लचीली केबल का। और याद रखें इसका जो ऊपर जो कवर जो होता है वह पीवीसी से कवर होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये क्या होता है, ये तारों का बना होता है, यानी कि ये ढका होता है। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री के ताप नियमित घटक का क्या नाम है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा एक स्वचालित विद्युत इस्त्री के ताप नियामक घटक का नाम जो होता है वह थर्मोस्टेट का प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था, थर्मोस्टेट का। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए तो 73 में आप लोगों को बता दिया हूँ। इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन है, नहीं बस देखिए लास्ट बैटरी चार्जर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए बैटरी चार्जर क्या होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे बैटरी चार्जर एक प्रकार का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है किसका, रेक्टिफायर का होता है। किसका होता है ये, रेक्टिफायर का। ऑलमोस्टली क्या कहता है रेक्टिफायर, क्या कहता है वह AC को किस में बदल देता है, DC में। तो इसलिए ये होता है, क्लियर है। अब बैटरी आवेशन हेतु DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। देखिए बैटरी को चार्ज के लिए किसकी आवश्यकता होता है, DC के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ हिट के दे देते हैं। देखिए सबसे पहले लोग बातें करना चाहते हैं, देखिए इसके बारे में चॉपर। तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे चॉपर्स जो होता है वह DC को DC में बदलता है। चॉपर्स एक ऐसा मशीन होता है जो DC को DC में बदलता है। कन्वर्टर AC को DC में बदलता है, साथ में DC को AC में बदलता है। और रेक्टिफायर हमेशा AC को किस में बदलता है, DC में। और साइक्लो कन्वर्टर AC को DC और DC को AC में बदलता है। सारे एक दूसरे को बदलते रहते हैं। ए मीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है। देखिए ए मीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है, तो हमेशा याद रखिएगा ए मीटर जो है ना वो अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है, अधिकतम। यानी राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके द्वारा विद्युत धारा का मापन भी करते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग किस क्रम में करते हैं, तो हमेशा इसे श्रेणी क्रम में प्रयोग करते हैं। बातें करना चाहते हैं आ मीटर के बारे में। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे आ मीटर के बारे में। इसके बारे में दो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंस होता है आ मीटर। तो देखिए एक होता है आ मीटर के बारे में, तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आ मीटर का, तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध जो इसका होता है आंतरिक आर, तो आंतरिक प्रतिरोध जो आमीटर का होता है वह निम्न होता है। क्या होता है ये, निम्न होता है। वही अगर एक आदर्श आमीटर की बात करते हैं, यानी आदर्श की बात करते हैं ना, तो वह निम्न के हम लोग क्या करते हैं, शून्य होता है। क्या होता है ये, शून्य होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब इसका रेंज बढ़ाने के लिए निम्न मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा टोटल 75 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा, और आंसर की देख सकते हैं आप लोग, मैच कर सकते हैं, क्लियर है। तो देख लीजिए कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा ये कंटेंट, और आप लोग बताइएगा जो मैं डिस्कस करता हूँ क्या आप लोग के लिए हित में होता है कि नहीं। तो ये इससे पहले आप लोग हमारा सेट नंबर 20 को भी आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोग देख लेते हैं कंटिन्यू। आप लोग का 10 दिन बाकी है, अगर डेली हमारे एक एक वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोग को मैं दूर कर दिया हूँ। और आप लोग जो भी यूट्यूब से अभी बहुत सारे चैनल वॉच कर रहे होंगे ट्रेड पढ़ने के लिए ना, तो सारे का कंटेंट मैं एक ही जगह पे जमा कर दिया हूँ। केवल आप लोग को क्या पैसेंस रखकर आप लोग को 1 घंटा मेरे वीडियो को वॉच करना, अगर वॉच कर लेते हैं तो आप लोग का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, आप लोग को कहाँ पे अच्छा लगता है, क्या आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा वर्ड, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं कंटेंट को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि नहीं। बढ़िया, क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार, थैंक यू सो मच।